देखो, लगभग 2-3 क्लास हो चुकी है शायद इसके, हाँ 3 क्लास हो चुकी थी। और अपन इसका ये भी पढ़ लिए थे, विकास के गुणात्मक मॉडल, ये समाधान। यहाँ तक हो गया था ना कंप्लीट? यस सर, जो कृषि का टॉपिक यही था ना, भूमि सुधार। हाँ सर, ये हो गया था। इसके बाद जो यहाँ तक पढ़ा था। हाँ ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, साथ में आप लोग भी अपनी तरफ से काम करते चलो, तभी फ़ायदा होगा इन क्लासेस का। आपके पास जो नोट्स है जो भी है आप उनको पढ़ के आइए। फिर मान के चलो कि मेरे इसमें से कोई पॉइंट मान के चलो नहीं है, तो आप अपनी तरफ से बताइए, तो तभी फ़ायदा होगा सब लोगों का। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि PYQ और टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेट करो। जैसे मान के चलो आज नक्सलवाद अपन कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके जाके PYQ क्वेश्चन देखो, और फिर एक बार सोचो कि अपन ने जो पढ़ा है कि अपन उसे आंसर लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे ट्राई करो, हो जाएगा काम, तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद। ठीक है, मैं अभी ना विजन का टेस्ट देने गया था, ऐसे ही टेस्ट इन द सेंस कि मतलब जॉब के लिए मेरे पास आया था, तो मैं टेस्ट देने गया था। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि है ना, कि मतलब अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लिखते हो ना तो बहुत नुकसान होता है। टेस्ट सीरीज इन द सेंस कि आप चाहे डेली क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो तो उसका बहुत नुकसान है, मतलब फिर आपकी यूपीएससी तैयारी नहीं चल रही है। तो मेरा मानना चाहिए कि देखो, जैसे मैं उस दिन गया तो पहली बात तो जैसे 3 घंटे का पेपर था, तो उसमें एक ऐसे लिखना था और 12 क्वेश्चन थे, तो मैं लगभग ऐसे कंप्लीट कर पाया, उधर 8 ही क्वेश्चन कंप्लीट कर पाया, 4 क्वेश्चन छूट गए। तो एक तो नुकसान सीधा सीधा ये नुकसान होता अगर आप डेली, क्योंकि मैंने मेंस के बाद में पहला पेपर लिखा तो ये एक तो गलती ये होती है कि अपन ऐसे स्पीड नहीं बनती है, इसलिए रेगुलर लिखते रहना चाहिए। दूसरी बात, थॉट ऑफ प्रोसीजर है ना, अच्छे से नहीं आते हैं, पॉइंट इधर उधर बिखरे हुए पॉइंट याद रहेंगे, तो ये चीज़ें नुकसानदायक होती है। मेरा मानना है कि इसीलिए डेली कुछ ना कुछ लिखते रहिए आप। जैसे मान के चलो ऐसे कि मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसे आप लिखिए भाई, सप्ताह में एक ज़रूर ऐसे ही लिखिए। ठीक है, धीरे धीरे काम करो शुरू, तभी जाके कोई चीज़ें होगी। ऑप्शनल के अपने एक दो आंसर लिखते रहो, जो टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। जीएस के जैसे मान के चलो एटलीस्ट जीएस का, तो इसी के साथ मेरे जो टॉपिक है जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, इसी के साथ जो है PYQ लिखते रहिए, तभी आपका माइंड भी आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग चलेगा, सारी चीज़ें होगी। नहीं तो फिर अगर आप अभी फिर वही गलती करोगे पिछले साल जैसे, हाँ मेंस आएंगे तब लिख लेंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं फिर बारह बता रहा हूँ। आकाश सर मेरे को कुछ भेजे, वो अभी टेस्ट दे रहे हैं, दृष्टि ज्वाइन कर ही लिया उन्होंने, तो मैंने देखा कि ठीक है वो लिख रहे हैं। लिखने में देखो, लिखना और एक बेस्ट आंसर तक पहुंचना एक बहुत लंबी जर्नी होती है ये चीज़। फिर मैंने उनको यही फीडबैक दिया कि अभी शुरुआती लेवल पे अगर आप लिख रहे हो तो ठीक है, परंतु अगर आप सोच रहे हो कि मेंस में भी मैं यही कर लूँ तो नहीं काम चलेगा। मतलब तो कहने का मतलब वही है कि भाई अगर आप अभी से नहीं लिखोगे ना, तो फिर आप सोच रहे हो कि पीटी के बाद भी हम शुरू कर लेंगे आंसर लिखना, बहुत दिक्कत होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, दिक्कत होगी। तो अभी से थोड़ा थोड़ा काम करते चलो, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद, देखो पहली बात तो ये चीज़ समझना, नक्सलवाद एक तो ये वर्ड है, और इसी को दूसरा वर्ड भी इसको बोलते हैं वामपंथी उग्रवाद। अब ये वामपंथी क्या होता है पहले ये समझो। देखो दो चीज़ें होती है, एक राइटिस्ट होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं लेफ्टिस्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे अभी मोस्टली आप ये सुनते होंगे कि भाई द हिंदू है पेपर, वो एकदम सरकार को क्रिटिसाइज करता है, सरकार की हर नीति को बुराई करता है। राइटिस्ट वो लोग होते हैं जो सरकार की हर प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, ये है वो है। तो ये वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है कि जो सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं, ये चीज़ याद रखना, जो सरकार के गवर्नेंस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। और वो सरकार की जो मतलब क्या, जैसे मान के चलो सरकार के जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको मानना है कि ये जो सरकार हम पे जो कानून थोप रही है गलत है, ये हमारे अनुसार नहीं है। ठीक है, जब उस चीज़ में उग्रवाद, मतलब समझ रहे हो, उग्रवाद एक वर्ड हो गया आतंकवादी टाइप से, मतलब जिसमें हिंसा शामिल हो जाए। अगर देखो एक होते वामपंथी विचारधारा, वामपंथी जैसे दा हिंदू वालों को बोला जाता है कि वामपंथी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोग होते हैं,
तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप विचारों को प्रस्तुत कर सकते हो कि हाँ सरकार ये गलत कर रही है, ये है वो है, परंतु जब आप विचारधारा के साथ साथ अगर आप हिंसा के लिए उतर जाते हो तो याद रखना फिर वो नक्सलवाद बन जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है नक्सलवाद और आतंकवाद में क्या अंतर होता है। नक्सलवाद जो होते हैं वो सरकार के सिस्टम के खिलाफ होते हैं, ठीक है। आतंकवाद जो होता है वो सरकार सिस्टम नहीं, वो मतलब मानवता के खिलाफ होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में पहली बात तो अंतर समझना बहुत जरूरी है। नक्सलवाद और एक आतंकवाद बहुत अलग चीज़ होती है, ये चीज़ याद रखना है। एक आपको लगेगा एक पेरिफेरल लेवल पे कि भाई नक्सलवादी भी तो मारते हैं, आतंकवादी भी मार रहे हैं, नहीं। नक्सलवादी आप मोस्टली हमेशा देखना वो हमेशा ना उन्हीं सरकार के जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, आईएएस अधिकारी, आईपीएस या कोई भी है, उन्हीं को ही मारते हैं। मतलब वो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, ना कि व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। कभी नहीं देखना कि हाँ ये नक्सलवादियों ने जाके सबको उड़ा दिया, ऐसा नहीं। मतलब कभी कभी होता है, कभी रेयर केस में कि हाँ उन्होंने कहीं बम रखा उड़ उसमें आम आदमी मर गए, पर मोस्टली जो उनका फोकस होता है सरकार के खिलाफ होता है। पर आतंकवादियों के लिए आम जन जो होता है वो टारगेट होता है। जैसे अभी पहलगाम हुआ, पुलवामा में, मतलब चलो ठीक है उसमें तो लोगों सरकारी ऑफिसरों को मारा गया, पर पहलगाम में तो अभी जैसे मारा गया। तो आतंकवाद का उद्देश्य होता है भय उत्पन्न करना, और वो मानवता के खिलाफ होता है। और वामपंथी उग्रवाद जो नक्सलवाद है वो याद रखना सरकार के सिस्टम के खिलाफ होता है। तो पहली बात तो ये चीज़ याद रखना, वामपंथी एक विचारधारा होती है, वो सरकार की नीतियों को, उनको लगता है कि सरकार गलत करती है हमारे साथ, जैसे उनके संसाधनों का दोहन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनको लगता है कि ये कानून है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए विचारधारा के साथ जब वो हथियार उठा लेते हैं तब फिर वो नक्सलवाद में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो परिभाषा, नक्सलवाद आर्थिक आतंकवाद का एक विशिष्ट रूप है, ठीक है, जिसके केंद्र में संसाधनिक वंचना की भावना है, ठीक है। जन समर्थन के साथ यह एक अलगाववादी आंदोलन के रूप में दिखाई देता है और इसकी विचारधारा का वर्ग संघर्ष से जुड़ती है, जैसे सर्वहारा वर्सेस बुर्जुआ, जो ये कि कार्ल मार्क्स का। अब ये ध्यान से समझना, पहली बात भाई इसको आर्थिक आतंकवाद क्यों बोला जा रहा है। आर्थिक आतंकवाद बोलने के पीछे ये कारण होता है कि सरकार क्या करती है, जैसे मान के चलो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, या अभी उड़ीसा मान के चलो, ठीक है, वहाँ के जो संसाधन है, वहाँ के संसाधनों को, अब देखो एक नेचुरल राइट होता है। नेचुरल राइट तो यही है ना कि जो वहाँ के संसाधन है, वहाँ की जो जनजातियाँ है उनके होने चाहिए ना, मतलब। पर सरकार क्या करती है कि अपनी मोनोपोली स्थापित करके इन संसाधनों को बाहर निकालती है और खूब पैसे कमाती है, कंपनियों को देती है, लीज पे देना, ये सारी चीज़ें। अब उसके बदले क्या होता है कि यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ समझाया था जब पहली दूसरी क्लास कर रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक विद्रोह तो की भावना तो आएगी ना कि भाई ये संसाधन हमारे थे, इनको सरकार ने उनको कंपनियों को भेज दिया, उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो उनको लगता है कि भाई संसाधनिक वंचना है, मतलब हमारे संसाधन हमारे थे, सरकार ने हमसे छीन लिया, तो उसको उनको ये लगता है कि भाई ये तो हमारे साथ शोषण हो रहा है। अरे बात सही भी है। अब देखो बहुत सारे, जैसे कोल इंडिया में अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि आप उसमें इतने एम्प्लॉय आपके वहाँ लोकल लोगों को लगाना पड़ेगा, जिनकी ज़मीन है उनका, मतलब बहुत सारे कानून बने पर उनके भी लूप होल्स है। बेचारे जो जागरूक नहीं होते हैं उनकी जगह कोई और ले लेता है, जो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, फिर क्या होता है, जन समर्थन हासिल कर लेते हैं। जन समर्थन कैसे हासिल करेंगे, वही कि बताएंगे कि सरकार ने देखो हमारे यहाँ से संसाधन लूट के लेके गई, हमें कुछ भी नहीं दिया। मैंने बताया भी था कि छत्तीसगढ़ में या झारखंड में वहाँ पे क्या हुआ था कि जब ये कोल कंपनियाँ हैं या मान के चलो जितनी माइनिंग कंपनी जब निकालती है, तो जो उनकी नदियाँ बहती है, सोचो कि वो तो भाई बेचारे उन्हीं संसाधनों पर जीवित रहते हैं, पेड़ों को काट दिया जाता है उनके, ठीक है। नदियों में मतलब समझ रहे हो, पानी पीने के लायक भी नहीं रहा। प्रदूषण आप कितनी बार यूपीएससी केस स्टडी में बहुत जगह पूछा है। तो जब फिर वो क्या करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, देखो हमारे साथ कितना शोषण हो रहा है, ये जो सिस्टम है, सरकार जो सिस्टम वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, ये हमारे हित के लिए काम नहीं कर रही है। फिर क्या करते हैं कि वो लोगों को जोड़ के एक अलगाववादी आंदोलन के रूप में, मतलब स्वाभाविक सी बात है, फिर वो सरकार को सपोर्ट क्यों करेंगे, उनको लगता है कि सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है। तो फिर वो एकदम अलगाववादी, मतलब एक मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं वो लोग। जो सरकार के उद्देश्य होते हैं, सरकार की योजनाएं होती है, कल्याणकारी योजना, सब उनसे अलग हटकर वो अपना एक जन समर्थन बना लेते हैं। फिर यार है ना, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, उनका भी अपना सब कुछ होता है, कौन सब कुछ है, कौन लोगों के लिए क्या काम करेगा, किसको लूटना है, क्या है, फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारी चीज़ें होती है।
तो अब स्वाभाविक सी बात है, जब ये होगा तो फिर क्या होगा, वर्ग संघर्ष होगा कि भाई इधर जो पूंजीवादी लोग हैं, इधर जो इनके साथ शोषण हो रहा है, सर्वहारा वर्ग है, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो याद रखना, ये मोस्टली किसको टारगेट करेंगे, सरकार को टारगेट करेंगे, या फिर उनको जो पूंजीपति है उनको टारगेट करेंगे। आप कभी देख लेना, जितने नक्सलवादी है वो ऐसे रहते हैं, नेताओं को टारगेट करेंगे, उनको अपहरण कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका पता है कि भाई इनको ऐसा लगता है कि यही हमारा जो है शोषण कर रहे हैं। तो फिर ये जो लड़ाई हो जाती है वो सर्वहारा वर्सेस बुर्जुआ के बीच में हो जाती है, जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। और उसका कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब शोषण एक अति लेवल पे बढ़ जाए तो हथियार उठाने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसीलिए फिर हथियार भी उठाते हैं। अब देखो, भारत में नक्सलवाद ऐसा नहीं है कि भाई बहुत पहले से था, ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद में चीज़ें पनपी, और कारण मैंने उस टाइम भी बताया था कि देखो, एक तो क्या था कि भूमि सुधार अच्छे से नहीं हुआ था, तो उनको लगा कि चलो अंग्रेज़ों की सरकार थी तब तो चलो कोई बात नहीं, जब भारत में सरकार बनी है तो ये होगा कि चलो हमें अधिकार मिलेंगे, हमारी ज़मीन मिलेंगी, राइट्स मिलेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने खूब वेट किया, जब लगा कि भाई स्वाभाविक सी बात है, ऐसे काम नहीं चलेगा तो हथियार उठाने पड़ेंगे, तो फिर वही है कि इन्होंने शुरुआत किया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका आप देखोगे, देखो ये तीव्रता प्रभाव, ये ग्राफ जरूर बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से काम कर लेना इस ग्राफ पे, बहुत अच्छा ग्राफ है। तीव्रता प्रारंभिक उत्थान हुआ 1967 में, बंगाल का नक्सलवादी इलाका वहीं से शुरुआत है, इसलिए नक्सलवाद इसका नाम भी पड़ा, ठीक है। तो प्रारंभिक उत्थान हुआ 1967 लेकर 70 तक, बहुत खतरनाक लेवल पे उठा था। फिर सरकार ने इसको दबाने का प्रयास किया, ठीक है। फिर उस 1980 के दौर में, अब देखो कब होता है ये चीज़, ध्यान से समझना। अब इस टाइम ऑफ पीरियड में देखो, यहाँ पे भी आप देखोगे तो इनस्टेबल गवर्नमेंट थी, मतलब उस टाइम क्या हो रहा था, इंदिरा गांधी कांग्रेस अलग होकर अलग कांग्रेस बना रही थी, कोई अच्छे से सरकारें नहीं चल रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है एक अच्छा सा डिसीजन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, जब इनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है ना, तो हमेशा भ्रष्टाचार, हर चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, ये चीज़ याद रख लेना, इनस्टेबल गवर्नमेंट जब भी आती है। अब यहाँ देखो, उस टाइम गांधी जी, मतलब इंदिरा गांधी पूरी पूर्ण बहुमत से थी, तो उस टाइम देखो ये नक्सलवाद की जो है जड़ वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, ठीक। फिर 1980 के बाद में, इंदिरा गांधी के जाने के बाद में देखो, फिर वही वापस से क्या होता है कि मिली जुली सरकारें बनती है, जनता सरकार, फिर वो 3 साल में टूट जाती है, फिर इंदिरा गांधी आती है, फिर इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, फिर राजीव गांधी चुन के आते हैं, फिर राजीव गांधी की डेथ होने 19 उसके बाद में होती है, तो वापस से मतलब वही इनस्टेबल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, तो देखो फिर वापस से पुनः उत्थान होता है। फिर 1990 के जब नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, तो थोड़ा बहुत स्टेबल गवर्नमेंट होती है, ग्लोबलाइजेशन आता है, सारी चीज़ें होती है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो नक्सलवादियों को लगता है कि हाँ हमें रोज़गार मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में वही चीज़ें होती है, फिर वापस से कि जब चीज़ें, और जब देखो उसके बाद में देखोगे 2012 तक क्या रहा था, मिली जुली सरकारें रही, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, शोषण, भ्रष्टाचार, कितना पोल घोटाला, कितनी सारी चीज़ें हुई, फिर बढ़ेगा। फिर 2012 के बाद देखोगे तो पुनः पतन हो रहा है। उसका कारण ये है कि अभी जो है 2013 से क्या थी भाई, पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। अभी देखो जो समाधान रणनीति है वो अभी चल रहा है, और उसके कारण तो अभी देखो ना, रोज़ आप दिन में पढ़ ही रहोगे कि इतने तक ख़त्म करना है। तो अभी पुनः जो है गिरावट है, तो आप यहाँ पे कर लेना 2025 तक ये मान के चलो गिरावट है, ठीक है, ये गिरावट है। तो आप यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हो, समाधान रणनीति है। फिर सरकार का मेन फोकस बन गया है, सरकार अभी मार रही है भाई सीधा, नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर कोई सरेंडर करा तो ठीक है, नहीं तो फिर ख़त्म करो उनको, ठीक है। पर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, एक चीज़ नोटिस करें, देखो इस ग्राफ में कहीं पे अगर पतन भी हो रहा था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ गया, नहीं, और कभी नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बार बार ऐसे ऊपर नीचे चलता रहेगा हज़ारों सालों तक, क्योंकि जब तक शोषण रहेगा तब तक ये चीज़ें होती रहेगी। और शोषण हमेशा, तुम्हें पता है कि समाज में जब भी असमानता होती है शोषण रहता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो ये है कि कम बत्ती चलता रहेगा, परंतु चलेगा ऐसे ही, ठीक है। नक्सलवाद के चरण क्या होता है, पहले तैयारी का चरण होता है। अब देखो ध्यान से समझना, पहले तो एक चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ चलाने के लिए विचारधारा चाहिए। बिना विचारधारा के ना आप कोई भी चीज़ खड़ी नहीं कर सकते, आपके पास मोटो होना चाहिए। दूसरी बात, आप जब भी अगर कोई विचारधारा तैयार करते हैं तो उसके टारगेट भी होने चाहिए। तो इनका तुम्हें पता है, जैसे लाल सलाम होता है इनका, इनकी एक बुक होती है, मतलब बुक मतलब जैसे भारत में संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक होती है, वो देश को पूरा चलाती है, तो इनकी एक बुक होती है, उनके नियम कानून कायदे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विचारधारा होती है। पैरेलल अपना गवर्नमेंट सिस्टम क्रिएट करते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा चरण आता है परिपेक्ष चरण की, अब चलो ठीक है, कुछ लोग तैयार हो गए, मेंटली तैयार हो गए कि हाँ हमें ये काम करना, चाहे मर जाए कुछ भी हो जाए। तो फिर वो देखेंगे भाई इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा,
तो ऑब्जर्व करेंगे, तो भाई से भाई ट्रेनिंग लेंगे वो लोग, ठीक है, ट्रेनिंग लेंगे, हथियार, पैसे, सारा फंडिंग का जुगाड़ कहाँ से होगा, क्या होगा, सब कुछ उस तरीके देखेंगे। गोरिल्ला चरण में वही होता है कि इसमें आपके लड़ने की तकनीक क्या होगी। तो जो होता है ना, जैसे जंगलों में मोस्टली देखना नक्सलवादी जो लोग हैं ना, कभी ऐसा नहीं कि शहर में आके सरकार को मार रहे हैं, नो उनको भी पता है कि भाई शहर में फट से 1 मिनट लगेगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहते हैं, छद्म युद्ध लड़ते हैं। छद्म युद्ध मतलब जंगल में कभी वहाँ पे आरडी रख के आ गए, ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, कभी पुल है तो पुल को गिरा दिए, इस तरीके से मतलब छद्म युद्ध करते हैं। मतलब प्रत्यक्ष युद्ध कभी नहीं करेंगे, पर याद रखना आतंकवाद क्या करते हैं, आतंकवाद भी प्रोक्सीवाद तो करते हैं, पर कभी कभी सामने भी आ जाते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान अभी जैसे अभी आमने सामने आ गए, पर आतंकवादी कभी सामने आते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं आएंगे वो। तो ये इनका भी जो तरीका होता है वो छुप के करने का, वार करने का होता है, ऐसा नहीं कि सामने आके करने का। तो ये चीज़ याद रखना, गोरिल्ला चरण का मतलब यही होता है कि छिप कर लड़ाई करना, प्रत्यक्ष सामने नहीं आना। फिर अब स्वाभाविक सी बात है, देखो जब ये युद्ध होगा कुछ लोग मरेंगे भी, पुलिस वाले मारेंगे भी, स्वाभाविक सी बात है। तो इनको हमेशा इस पे काम करना होता है कि भाई आधार अपना बढ़ते रहे। तो जैसे मैं एक बार झारखंड भी गया था, तो मैंने वहाँ पे लोगों को पूछा, तो वो बोलते कि हमारे गांव में क्या होता है कि ये लोग आते हैं, जैसे मान के चलो कि क्या करेंगे, गांव में अगर मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको जस्टिस दिलाने का प्रयास करेंगे। तो उससे क्या होता है कि गांव वालों की जो है, जब सरकार, देखो ये दिक्कत क्यों होती है, इनका बेस क्यों बढ़ता है, जब समाज में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती है, ठीक है। अब जब सरकार उस चीज़ को अच्छे से रिजोल्व नहीं करती है ना, तब ये लोग जब सामने आके अपनी रॉबिन हुड छवि दिखाते हैं कि हाँ देखो हम जो है सरकार से अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर उस जनता का विश्वास जीत के फिर अपने में शामिल करते हैं। फिर वहाँ पे नियम बना देते हैं कि हर घर में से एक बेटा हमारे यहाँ पे आएगा। तो कारण क्या होता है कि ये चीज़ें बन जाती थी, बेस ऐसे तैयार करते हैं। फिर दूसरे जैसे अभी इंडिया में क्या दिक्कत है, बेरोजगारी है। जब बेरोजगारी है तो समझ बात है, सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, तो बोलते हम रोजगार देंगे, ठीक है। तो फिर वो इस तरीके से कमांडो की भर्तियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं तो मतलब फिर ऐसे बेस तैयार करते हैं। फिर होता है कि मुक्त चरण, जन सरकार की स्थापना करना। फिर मैं बोल रहा था पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित करना। इनका खुद का एक सिस्टम होता है, सोचो इनके आईएएस अधिकारी, इंजीनियर सब रहेंगे, इनके काम करने वाले। जन सुनवाई होती है ना, जैसे आईएएस अधिकारी जन सुनवाई करता है, तो ये जन सुनवाई करते हैं, बताओ आओ आपकी क्या समस्या है, हम सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का प्रयास करते हैं, तब जाके ये नक्सलवाद बहुत बड़े लेवल पे, और आप विश्वास नहीं करोगे, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े प्रोफेसर, सब लोग इनके लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे का, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऐसे लगे कि भाई पढ़े लिखे लोग नहीं होते इसमें, अच्छे खासे पढ़े लिखे विद्वान होते हैं इन जितना तो आईएएस अधिकारियों में इतना नहीं कैपेबिलिटी, उन लोगों के पास ऐसे ऐसे लोग होते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा नहीं, बहुत अच्छा खासा रहता है इनका, ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसमें जो जितने भी चरण बताए उनके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि भाई कैसे बढ़ा, क्या कारण रहा। तो प्रथम चरण 1967 से लेके 1970 तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, माओ के उपदेश के अनुसार लंबा आंदोलन। तो मैं बता ही रहा था कि कोई ना कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए। तो ये माओ जो है, माओ सेतुंग तुंग थे, तो ये मतलब कम्युनिस्ट सरकार थी चीन में, ठीक है। वहाँ से ये आइडियोलॉजी जो है डेवलप होती है। उनको ऐसा लगता है कि भाई लड़के अपने जो है, जो कोई शोषण कर रहा है उससे अपना, भाई अगर अपना हक छीनना है, अपनी अगर आपको आपकी जो होते हैं ना भाई, आपके संसाधन है उसको कोई अधिकार कर रहा है, लूट रहे हैं, तो आपको खुद को हथियार उठाने पड़ेंगे। तो वहाँ से शुरुआत होती है। फिर गोरिल्ला लड़ाई की रणनीति को अपनाना। फिर मैं वही बता रहा हूँ, छिप कर लड़ना, कभी डायरेक्ट सामने नहीं आएंगे, कभी आरडीएक्स बिछा दिए, कभी कैसे मार दिए, कभी पुल गिरा दिए, कभी सामने नहीं आएंगे। सामने आके लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इसे याद रख लेना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी आधार कैंपों की स्थापना करना। वही मैं बता रहा हूँ कि गाँव के लोगों को अपनी तरफ आधार तैयार करने के लिए ये वहाँ के जाके रॉबिन हुड छवि प्रदर्शित करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, ठीक है। देखा ना, जैसे पुष्पा मूवी में पुष्पा क्या करता है कि पुष्पा अपनी पावर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि पुष्पा का ही शासन है, अगर पुष्पा जो चाहेगा वो होएगा। तो ये नक्सलवादी भी इस तरीके से अपनी छवि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनका सरकार पे कम भरोसा होके इन नक्सलवादियों पे ज़्यादा भरोसा हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। शहरों को चारों ओर से घेरना तथा संसदीय चुनाव का बहिष्कार करना। इसलिए देखो छत्तीसगढ़ में बहुत सालों तक चुनाव नहीं हुए थे, और चुनाव होने नहीं देते, मतदान पेटी को उठा के भाग जाते थे लोगों, मतदान देने नहीं जाने देते थे। क्योंकि मैं क्या बोला हूँ, ये सरकार के विरोधी होते हैं। तो सरकार की जो भी सरकार वहाँ करना चाहती है, डेवलपमेंट के कार्य करना चाहती है, उसका विरोधी होते हैं। चुनाव करवाना चाहती है, उनको ये लगता है कि कैसे चुनाव करा सकते हो, ये तो हमारा इलाका है, हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव तय करेंगे, हम खुद हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना।
द्वितीय चरण 1970 से लेकर 80 तक, इसमें क्या हुआ, पतन हुआ, क्यों हुआ, सैन्य कार्रवाई हुई, सीमा सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, बाहर से तो इनके लिए सामान हथियार आते हैं, पैसे आते हैं, ब्लैक मनी आती है, सब सारी चीज़ें। फिर मैंने वो भी समझाया था कि ये लोग जैसे ट्रैफिक माफिया होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, और ये क्या सरपास मतलब एक माध्यम देते हैं इनको कि कहाँ से गुजरना कहाँ है, एक ठीक है, इनको एक रास्ता देते हैं। बाह्य सुरक्षा बांग्लादेशी शरणार्थी, उनका जो है उनको खात्मा किया गया, ठीक है। सीएम का नेतृत्व संकट, ठीक है। जब भी एक ही याद रखना कि कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे अगर छोटे मोटे लेवल पे तुम चलो कुछ करिए जा रहा हो तो सरकार इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और छत्तीसगढ़ में एक बार क्या हुआ था मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं 2013 में वहाँ था, उससे पहले ही 1-2 साल पहले वहाँ के किसी एमएलए को मार दिया था नक्सलवादियों ने। तब फिर सरकार को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे तक संकट पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो है ना फिर सरकार कदम उठाती है। या जैसे मान के चलो कोई आईएएस आईपीएस मर जाता है, छोटे मोटे पुलिस वाले मर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपन कोई बड़ा आईएएस आईपीएस मर गया नक्सलवादियों से, फिर वो नक्सलवादियों को नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। आपातकाल लगा था इमरजेंसी, तो विचारधारा मजबूत, बिकॉज गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी, शोषण। तो मैं वही बता रहा हूँ, जब सरकार इनस्टेबल होती है तब ये वापस से चीज़ें बढ़ने लग जाती है, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी, सरकार अपंग हो जाएगी, कुछ कार्य कर नहीं पाएगी, तो स्वाभाविक बात है फिर ये लोग वापस से अपना पुनरुत्थान करते हैं। तो देखो फिर वापस वही चरण होगा, तृतीय चरण पुनरुत्थान का। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, क्षेत्रीय दलों ने वोट बैंक के लिए सपोर्ट करना, फिर मैं वही बता रहा हूँ, भाई भतीजावाद, ये सारी चीज़ें, भ्रष्टाचार चलेगा। कोंडापल्ली सीतारामैया पीडब्ल्यूजी, ठीक है, राज्यों का सहयोग रहा, ठीक है। त्रिसंगम सिद्धांत, घने जंगल, सीमावर्ती प्रसार, सरल आदिवासी, जातिवादी संघर्ष से जुड़ना। तो इस तरीके से फिर ये बहुत खतरनाक चीज़ बन गई। फिर चतुर्थ चरण 1990 से 2004 तक, इसमें एलपीजी से उत्पन्न संकट, मतलब वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन उत्पन्न जो संकट हुए, लोगों को रोजगार भी छीना, सरकारी जॉब कम हुए, तो फिर उससे फिर वापस से पनपा। विस्थापन की, माइग्रेशन की समस्या आई, क्योंकि कंपनियों को पे टेंडर देने लगे ना, तो फिर वापस से नक्सलवाद बढ़ता है। प्रशासनिक अनदेखी हुई इस टाइम में। फिर पंचम चरण 2004 से लेकर 2012 तक, दंतेवाड़ा, सुकमा, झीरम घाटी, सीपीआई, माओवादिस्ट इस टाइम ये बड़े बड़े हुए थे, और इसी टाइम मारा गया था वही। पुनः पतन हुआ 2012-18 में। रक्षात्मक और विकासात्मक, देखो अब यहाँ पे क्या क्या प्रयास चल रहे हैं। पहला रक्षात्मक, दूसरा विकासात्मक। विकास को बढ़ावा दो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक प्रसार, मनोवैज्ञानिक प्रसार में ये होता है कि इन लोगों को दिल जीतना, ठीक है। तो इन लोगों को दिल जीतने के लिए फिर वही सारी चीज़ें मैं बता रहा था कि जैसे इनका भाई, इनका क्या काम होता है, जैसे गांव वालों को जाके उनका सॉल्यूशन करते थे, तो अब अधिकारी जैसे प्रशासन आपके घर ऐसे प्रोग्राम चलाना। जैसे एक मैंने मूवी देखी थी तो उसमें ऐसा होता कि जैसे ये लोग ऐसे करते थे ना कि भाई हर परिवार का सदस्य एक ज्वाइन करेगा नक्सलवाद, तो फिर मतलब आर्मी वालों ने भी क्या किया कि उन्हीं के परिवार से हर सदस्य को गवर्नमेंट जॉब दिया कि तुम भी आर्मी ज्वाइन करो। तो अब वही है ना कि उनकी स्ट्रेटेजी को ही साथ में खेला जा रहा है। वो मनोवैज्ञानिक, जैसे वो लोगों का माइंडसेट दिल जीतते थे तो सरकार भी ऐसे करने लग गई। तो ऐसे धीरे 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 चीज़ें, समस्या जो है ख़त्म होने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। विकासात्मक भाई, रोड बनवा दो, स्कूलें बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, लोगों को कमी लगने, पीडीएस के थ्रू लोगों को मुफ्त में अनाज दो, तो कैसे लोग फिर इधर उधर भागेंगे। तो वही है कि बहुत बड़े लेवल पे काम करना पड़ता, तब जाके ये सारी चीज़ें होती है। अब देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम, ठीक है। अब कैसे मान के चलो कि भाई ये क्या ये गोल वाला ना पूरा, अगर आप इतना भी बना के आ जाओगे ना इसको अच्छे तरीके से, इसमें देखो क्या होता है, ध्यान से समझ लो। देखो जल जंगल ज़मीन का मुद्दा होता है, मतलब क्या होता है कि भाई आदिवासी मानते हैं कि ये हमारी है, पूर्वजों से हम इसी पे रहते आए हैं, इसी पे हमारे आजीविका है, सब कुछ है। जब सरकार फिर इन संसाधनों का वितरण करने के लिए कंपनियों को देती है, तो इनके जब अधिकार छीनते हैं तो फिर क्या होता है, दिक्कत होती है, फिर इशू उभरते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, फिर जब जंगल ज़मीन का मुद्दा आता है तो विकास का अभाव होता है। विकास मतलब स्वाभाविक सी बात है, कंपनी अपना संसाधन निकाल के तो ले जाती है पर वहाँ डेवलपमेंट नहीं करती है। तो इसके कारण फिर विकास का अभाव होता है, आर्थिक कारण होता है। फिर क्या होता है, वही सही चीज़ फिर ये दोबारा दूसरी चीज़ को बढ़ावा देगी। समाज की मुख्य धारा से अलगाव हो जाएगा, लोग सामाजिक कारण रहेंगे, ठीक है। उससे फिर क्या होगा, समाज में सुशासन का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जब अलगाव हो जाएगा तो फिर सरकार की बात मानेंगे नहीं ये लोग, या फिर सरकार वहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। तो ये चारों फैक्टर मिलके इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। अब विकास का अभाव कैसे होता है, उसके क्या क्या कारण है भाई। बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़, जब कोई भी व्यक्ति, स्वाभाविक की बात है, बेरोजगार रहेगा ना तो भाई माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं
बोलते हैं ना खाली मन शैतान का घर होता है। तो जब बेरोजगार व्यक्ति रहेगा तो कुछ भी नक्सलवादी क्या है वो कुछ भी कर लेगा भाई, ये चीज़ याद रखना हमेशा। बेरोजगारी है, गरीबी है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, सड़क नहीं है वहाँ पे, ठीक है, घर नहीं है। सोचो आज भी वही पुराने छप्पर टाइप से रह रहे हैं लोग। शिक्षा का अभाव है, मैंने बोला भी था छत्तीसगढ़ में आज भी देखोगे तो बच्चे नदियाँ पार करके स्कूल जा रहे हैं, अभी भी सोचो आज भी 21वीं सदी में ये हाल है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, आज भी जाके देखो कि जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसको डिलीवरी के लिए मौत हो जाती है। खराब अधोसंरचना है, सड़कें अच्छे से नहीं बनी है, शहरों से कनेक्टिविटी नहीं है, अलग विकास है और असंतुलित विकास है। तो स्वाभाविक सी बात है जब ये विकास का अभाव रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है फिर क्या होगा, समाज में मुख्यधारा से अलगाव होगा। तो फिर क्या होगा, मध्यवर्ती वर्ग द्वारा शोषण, जो स्वाभाविक सी बात है फिर महाजन हो गए, ये सब लोग इनका ऋण लेके, ठीक है, भू अधिकारों को छीनना, इनकी ज़मीनें छीन लेंगे, बड़ा संघर्ष होगा, भेदभाव और विषमता बढ़ेगी, मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। मैं वही बताऊं जैसे इनके साथ रेप होते हैं, ठीक है, कोई इनका मतलब जेल में पकड़ के पुलिस वाले ले जाते हैं, मतलब इनकी भाई इनको लोगों बस एक अपराधी की तरह देखा जा रहा है। प्रतिष्ठापूर्ण जीवन के अधिकारों को उल्लंघन होता है, भाई मान सम्मान से जी सके ऐसा जीवन में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, सामाजिक मुख्य धारा से दूर दूर। सब सी बात है जब मेन स्ट्रीम से भाई एजुकेशन नहीं है ना रोजगार है, फिर क्या ही करेंगे ये लोग, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं फिर नक्सलवाद को ज्वाइन करते हैं। सरकार के प्रति जब ये सारी चीज़ें घटित होती है तो सरकार के प्रति रोष की भावना होती है कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्य बहुत कम होते हैं, भेदभाव मूलक परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, जैसे जातिवाद हो गया, ठीक है, छुआछूत हो गई। अब ये चीज़ें भी तो है ना, तो इस कारण क्या होता है कि समाज बहुत विघटित हो जाता है। अब जल जंगल ज़मीन का क्या मुद्दा है भाई, भूमि सीमा कानून उल्लंघन होता है। सरकार मतलब ये है हकीकत, आप देखना मोस्टली जो है कि इन बेचारों की कम दामों पर ज़मीन खरीद ली जाती है, मतलब बड़े बड़े वादे करके इनसे ज़मीन ले ली जाती है, पर सरकार उस तरीके से काम नहीं करती है। सरकारी तथा सामुदायिक भूमि अतिक्रमण कर लिया जाता है। परंपरागत भूमि अधिकार को नियमित ना होना, ठीक है, जैसे मान के चलो फॉरेस्ट डेवलपर होते हैं, वहाँ से कुछ कुछ छीन के मतलब चुन के लाते हैं, बेचते हैं, उसी से अपने आजीविका चलाते हैं। और सरकार के कानून आते हैं वो एकदम जंगल जाना इनका बंद कर देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है फिर दिक्कत तो होगी ना, फिर लोग करेंगे क्या। सोचो ये तो ना तो इनके पास एजुकेशन है, और जब जो है इनके पास नेचुरल राइट थे उनको भी जब छीन लोगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है क्या करेंगे, तो विरोध करेंगे ना। बिना समुचित मुआवजा पुनर्वास का भूमि अधिग्रहण, वही कि इनका ज़मीन छीन ली जाती है, नहीं तो उचित पैसे दिए जाते हैं, और नहीं इनका सेटलमेंट रीसेटलमेंट अच्छे से करवाया जाता है। फिर वही दिक्कत होती है कि पौराणिक आदिवासी जंगल संबंध का विघटन होता है, तो बाहरी लोगों का प्रवेश, फिर उससे क्या होगा, तो बलात् विस्थापन होता है, ज़बरदस्ती इनको दूसरे इलाकों में भेजा जाता है। भूमि सुधारों की विफलता रही है, मैं फिर बता रहा हूँ भारत में सबसे बड़ी समस्या है। वन संपदा में उनको अधिकारों को न देना, तो अब स्वाभाविक सी बात है अभी बेरोजगार भी हो गए। तो फिर सुशासन का स्वाभाविक सी बात है, इन सुशासन का अभाव कैसे होता है, सामान्य प्रशासन की अनुपस्थिति। मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखोगे तो जैसे टीचर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, पंचायत के जो काम करने वाले वो है ही नहीं वहाँ पे, डॉक्टर नहीं है, अक्षम है, अप्रशिक्षित है तथा कमज़ोर है, मनोबल वाले सरकारी कर्मचारी यहाँ भेज दिए जाते हैं। भाई स्वाभाविक बात है ऐसे इलाकों में किसको भेजा जाता है, जो इनकेपेबल होते हैं उन्हें सरकार जो कैपेबल प्रशासन अधिकारी तो अपने पास रखते हैं ना। जो भाई स्वाभाविक देखो, जैसे मानिए चलो IAS अधिकारी हर साल 100 बनते हैं, अब उनमें सबकी क्षमताएं तो एक जैसी नहीं होती है ना, ठीक है, एग्ज़ाम निकाल के वो बन जाते हैं, बात तो ठीक है, पर याद रखना कि कार्य करने की रुचि, ठीक है, उनमें कितना निष्ठा भाव है, कोई कितना भ्रष्टाचार के लिए काम कर रहा है, कितना ईमानदार है, बहुत सारी चीज़ें होता है। हर कोई तो उस लेवल पे पैरामीटर पे सही नहीं होता है ना। तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे जो है ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो काम करना ही नहीं चाहते, तो वहाँ पड़े रहते हैं। तो वैसे जब वहाँ काम नहीं करेंगे तो फिर लोगों को तो स्वाभाविक सी बात है फिर क्या होगा, सरकारी योजना में कुप्रबंधन तथा भ्रष्टाचार होगा, विशेष कानूनों का कमज़ोर अनुपालन होगा, चुनावी राजनीतिक साठगांठ, स्थानीय प्रशासन का असंतोषजनक कार्य, तो वही सारी चीज़ें होती है। प्रशासन में जवाबदेही और संवेदनशीलता की कमी होती है। तो यह जब ये सारी चीज़ें हैं तो स्वाभाविक सी बात है फिर क्या होगा, क्यों नहीं नक्सलवाद बढ़ेगा। जब वही है सॉल्यूशन देना हो तो इन्हीं चीज़ों का, विकास का अभाव हो तो विकास लाओ वहाँ पे, समाज की मुख्य धारा से जोड़ो इन लोगों को, सुशासन को बढ़ावा दो, जल जंगल ज़मीन का मुद्दा उसको सॉल्यूशन करो। विशेष कारण क्या है, नक्सल योग्यता और सरकारी विफलता। मैंने वही बताया ना, जब ये विफल होंगे तो ये बढ़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इनका नक्सल की इनका क्या योग्यता होती है, विचारधारा के प्रति समर्पण होता है। मैं बता रहा हूँ तो इनकी आइडियोलॉजी होती है, इनको साफ क्लियर लगता है कि बस सरकार गलत कर रही है इन लोगों के साथ, तो हमें इनके लिए काम करना है।
याद रखना, जो पुष्पा मूवी है उसमें पुष्पा क्यों पॉपुलर होता है कि वो लोगों के हितों को, लोगों को ये लगता है कि हमारे हितों को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, विचारधारा के प्रति समर्पण होता है, व्यवस्थित रणनीति होती है, बहुत स्ट्रेटेजिक रूप से काम करते हैं, वैचारिक प्रसार करते हैं, आइडियोलॉजी का प्रसार करते हैं कि कैसे सरकार आपका शोषण कर रही है, प्रशासन आपका कैसे शोषण कर रहा है, दुष्प्रचार करना, गोरिल्ला युद्ध लड़ना, समानता सरकार की स्थापना करना, वित्तीय संसाधनों का विविधीकरण करना। ठीक है, बाटा सिस्टम, ये सब भी आज भी लागू होता है यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पैरो संगठन है। ठीक है, स्लीपर सेल तैयार करना, ये आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल के काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, हथियार पहुँचाने के लिए। तो फिर दिक्कत होती है। सरकार की क्या कमी रही है? पहली बार नक्सलवाद को समझने में भूल, देशद्रोही एवं नागरिक ऑन ऑफ पॉलिसी रही है सरकारी। में वही बता रहा हूँ ना, पहली बात तो इनको देशद्रोही समझना, भाई देशद्रोही से ही है, नागरिक तो भारत के ही है ना। दूसरी बात, ऑन ऑफ पॉलिसी मतलब ये होता है कि जैसे सरकारें अभी चुनाव आता है उससे पहले तो एकदम लोगों को मारने में लगी रही है। अभी जैसे अभी लग रही है नक्सलवादियों को मार रही है खतरनाक, फिर उनको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है अब हो गया, फिर उसके बाद में सो जाएंगे सरकार, फिर लगेगा फिर बढ़ गया तो वापस से फिर, मतलब समझ लो सरकार खुद नहीं चाहती कि ख़त्म हो जाए। अंतर्राज्यीय सहयोग की कमी रहती है, इंटर स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे क्या होता है, नक्सलवादी छत्तीसगढ़ में है, आज मान के चलो कि यहाँ की सरकार ने काम किया तो ये भाग के आंध्र प्रदेश चले जाएंगे, वो आंध्र प्रदेश की सरकार सो रही है तो वहाँ मज़े से वो रह लेते हैं। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की कमी बहुत खतरनाक कमी है ये। ठीक है, इंटेलिजेंस असफल होना, कि मतलब सभी सी बात है कि सोचो इन लोगों के पास में कहाँ पे हैं ये लोग, सूचना ही नहीं मिल पाती, इतना गुप्तचर सिस्टम फेल हो जाता है। सैन्य सामग्री की कमी है, चुनाव जीतने में समझौता, वही होता ना कि आगे पॉलिटिकल लीडर इनसे समझौता कर लेते कि हमारे पक्ष में वोट पड़वा दो, तो मतलब कैसे काम होगा। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा संरक्षण में बोल रहा था ना, देखो ये आ गया पॉइंट, भाई पॉलिटिकल गेम है ये। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। अब जब इच्छा शक्ति का अभाव रहेगा ना, जब ये सोचो इनकी सहायता से वोट जीत रहे हैं, सरकारें बन रही है, तो ये क्यों चाहेंगे कि इनको मार दिया जाए। आधुनिक सैन्य सामग्री एवं सैन्य बलों का प्रशिक्षण की कमी है, पुलिस में अर्धसैनिक बलों के बीच गठजोड़ इच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मतलब समय से कौन, मतलब क्या होता है कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है तो अलग काम करती है, CRPF CIPF के जवान होते हैं वो अलग काम कर रहे हैं। तो जब तक सारी चीज़ें मिली जुली नहीं रहेगी तब तक कैसे काम चलेगा। तीसरा काम ये है कि भाई नक्सलवादियों को ना बुद्धिजीवियों का समर्थन होता है, जैसे कैसे, जो मानव अधिकारों की बात करते हैं। फिर दिल्ली में याद रखना कि ज़्यादा लोगों को मारने लग जाएंगे तो यहाँ पे मानव अधिकारी जो है लोग वो आके धरना देने लग जाते हैं। अरे जैसे मान के चलो मैं भी हूँ तो भाई मैं भी, सभी सी बात है, मैं भी बोलूँगा भाई आप अपने सिस्टम को सही करो ना, गलती आपके सिस्टम की, आप उन लोगों को मार क्यों रहे हो। मतलब एक जेन्युइन मुद्दा तो उठेगा है ना, सभी सी बात है। तो अब भाई सभी जो सरकार का फेलियर है उसको आप सही कीजिए ना, आप लोगों को मारने से कैसे काम चलेगा। ठीक है, बनावटी कम मजदूरी है, लोगों को वहाँ कम पैसा दिया जा रहा है, अलग विकसित खेती बाड़ी है, भौगोलिक दूरी है, भौगोलिक कारण भी है, मतलब जंगल है, बहुत गहरा जंगल होता है। माओवादियों की ताकत क्या होती है, लोक समर्थन, लोगों को समर्थन होता है, क्योंकि सभी सी बात है। देखो माओवादी कौन बन रहा है कि वो जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही तो बन रहे हैं ना, कोई ऐसा था नहीं कि पाकिस्तान से आ रहा है। बांग्लादेश से, भाई वहीं के लोग हैं तो वहीं के लोग तो सभी सी बात है, उनका समर्थन तो रहेगा ना। दूसरे देशों से प्रभावी आवाजाही, ठीक है, ये लोग आराम से ट्रेवल करते हैं बांग्लादेश, क्योंकि बॉर्डर पासेज आराम से मिल जाता है, नेपाल, तो वहाँ से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करना, हथियार, ये सब सारी चीज़ें कर लेते हैं आराम से। भूभागों से परिचित होते हैं कि लोकल है वहीं के, जितने पुलिस वाले होते नहीं हैं। अब खुद सोचो कोई पुलिस वाला एक कार्यकाल में, अपने कार्यकाल में पहली बात तो इतना टाइम कहीं रुकता भी नहीं है ना। अब ये लोग सोचो कि बचपन से वहीं पल बढ़ रहे हैं, 25-30 साल के अगर मान के कोई है व्यक्ति, तो 25-30 साल से उस जंगल को कितना जाना है सोचो। और कोई पुलिस वाला बेचारा 1-2 साल में वहाँ जा रहा है तो क्या ही उसको पता होगा। तो ये कितना बड़ा मतलब डिफरेंस है। तो इसका मेरा तो मानना कि लोकल लोग हैं ना उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए पुलिस में, आर्मी में, इनमें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सख्त शिकारी वृत्ति के साथ फुर्तीला, ठीक है, फुर्तीले होते हैं, सुरक्षा बलों से हथियार और गोला बारूद छीन लेने में निपुण होते हैं, ट्रैप्स और आईडी बम बनाने और उन्हें लगाने में कुशल होते हैं। सोचो इंजीनियर होते हैं अच्छे खासे। नक्सलवाद और लाल गलियारा, तो ये रेड कॉरिडोर याद रखना कि मैंने उस टाइम बताया था कि आप मैप में बनाना, और ये है ना ये शो करना, गंभीर रूप से प्रभावित है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार, याद रखना सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। आंशिक रूप से प्रभावित है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। थोड़ा प्रभावित है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का इलाका जो है ना ये गोंडा वाला,
यहाँ पे है, प्रतापगढ़ जो इलाका ना वहाँ पे है, मध्य प्रदेश सबाई छत्तीसगढ़ के बेल्ट से जो लगा हुआ है उसके इलाके। इसके प्रभाव क्या है भाई? सकारात्मक तो क्या होता है, पॉजिटिव भी तो होता ही है, ऐसा नहीं है। नक्सलवाद काम करता है लोगों के लिए, तो सरकार की भी नज़र पड़ती है कि हाँ हमसे गलती हो रही है। तो भूमिहीनों को संघर्ष, ठीक है, उनको जो है भाई फिर सरकार को लगता है कि हाँ ये लैंड के लिए डिस्प्यूट हो रहा था, समझ में, तो उनको ज़मीन मिल जाती है। जनजाति के अधिकारों को संघर्ष मिलता है, तो समझ में जनजाति को अधिकारों मान्यता मिलती है। विकास परियोजना से विस्थापन की लड़ाई, तो सरकार को लगता है जब विस्थापन से रिलेटेड अगर कोई मान लो पॉलिसी बना रही है तो वो भाई ये नज़र रखे कि भाई इन चीज़ों का ये मुद्दा उठा था, तो अब थोड़ा इस पर ध्यान रखा जाए, ठीक है। दलितों की लड़ाई से जुड़ना, ठीक है, स्थानीय अधिकारों को सुनिश्चित करवाना, प्रशासनिक शोषण और अत्याचार में कमी आई है। ये सबसे, देखो ये पॉजिटिव पॉइंट तो है, और ऐसा तो मतलब है ही ना, तभी तो ये लोग हथियार उठा रहे हैं ना। फ्यूडल माइंडसेट में कमी आई है, सामंतवादी सोच पर प्रहार हुआ है, जन्मजात श्रेष्ठता पर प्रहार हुआ। क्या होता है ना कि हम तो नहीं, मतलब जैसे बहुत सारे परिवार आज भी ऐसे जो मतलब वही कास्टिज्म सिस्टम, जैसे ब्राह्मण आज भी अपने आप को महान मानते हैं, वो दलितों को कुछ भी नहीं मानते हैं। तो जैसे आइडियोलॉजी वहाँ पे जब काम करती है, स्वाभाविक सी बात है, तो फिर ये लोग उसके खिलाफ जाते हैं। नकारात्मक क्या हो रहा है? ऐसे बाल संगम, महिलाओं में बलात्कार, ठीक है, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इनके साथ जो महिलाएं जो काम करती है नक्सलवादी, उनके साथ रेप होते हैं, तो वो गलत है, स्वाभाविक सी बात है। बच्चों का अपहरण करते हैं लोग, जान माल की क्षति होती है, जैसे विकास कार्य को बाधित करना, पुल को उड़ा दिया, रोड को उड़ा दिया, निवेश करता है, स्वाभाविक सी बात है। जब सुरक्षा का माहौल रहेगा तो वहाँ कौन कंपनियाँ निवेश करने आएगी। मानव संसाधन का विकास प्रभावित होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है। रोज़ सोचो कि सरकारी जब ये चीज़ें हड़प होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं, तो बच्चे कैसे स्कूल जा पाएंगे। अन्य राष्ट्र विरोधी आंदोलनों को बल प्रदान करना, फिर चाइना जैसे लोग हैं इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाहरी दुश्मनों को परिचय मिलना, वही आतंकवादियों को ये सेफ पासे दिलवाते हैं। प्रशासनिक शून्यता की कमी होती है, ठीक है। संगठित अपराध को बढ़ावा मिलता है, तस्करी को बढ़ावा मिलता है, मादक द्रव्य, मानव तस्करी, कौशल विकास कम होता है, संसाधनों का प्रभावी प्रयोग नहीं हो पाता, सार्वजनिक परिसंपत्ति का नुकसान होता है, जैसे सड़क हो गई, इन सब, ठीक है, ब्रिज हो गया। भय का मनोविज्ञान, पर्यटन, स्वाभाविक बात है, जब अब जैसे जम्मू कश्मीर में अचानक से सोचो ख़त्म हो गया ना पर्यटन, अब बहुत टाइम लगेगा, जो पहले उस लेवल पे पहुंच गया था। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनी रहती है, ठीक है। नक्सल जो आंदोलन होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्या संबंध होता है? जैसे चारों मजमूदार थे, ये है मतलब जन्म जाता है इसके। जंगल संताल, मुजीबुर रहमान एवं कानू सान्याल नक्सलवाद के प्रमुख नेता थे, जो माओवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ये मेन लीडर है, यहाँ से शुरुआत होता है ये। अंतर्राष्ट्रीय लाल गलियारा, ठीक है, ये सोचो उन लोगों से जुड़े रहते हैं। लिबरेशन आर्मी पेरू की है, ये भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे भारत में है ना नक्सलवादी, तो हर जगह ऐसे है, तो ये उनसे जुड़े रहते हैं, तो उनसे टेक्निक सीखते हैं, ये चीज़ याद रखना। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ये कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ माओवादी पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसे ये लोग मतलब समझे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं। मतलब वही है कि एक दूसरे का फीडबैक शेयर करते हैं कि भाई सरकार अगर आपको ऐसा कर रही है तो आप क्या करते हो, कैसे लोगों का मतलब फंडिंग कलेक्शन करना, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो नक्सलवाद का लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यप्रणाली क्या होती है? नक्सलवाद का फ्रंटल संगठन RDF, PDFI, DSU, CRPP ये होता है जब ये गोरिल्ला लड़ाई मैंने बताया था। शक्तिशाली दुष्प्रचार तंत्र, शहरी नक्सलवाद, ये आजकल नया टर्मिनोलॉजी आया है कि माइंड वॉश करना, जिसमें क्या होता है जैसे बहुत सारे प्रोफेसर जो है वो ये नक्सलवादी से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि मतलब उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं ताकि सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया जाए। रणनीतिक प्रतिरोधी हमला अभियान, ठीक है, माओवादियों की नई रणनीति है। प्रचार, प्रोपेगेंडा करना, अफवाह फैलाना, रोमन फैलाना कि सरकार के ऑफिसरों ने किसी महिला के साथ बलात्कार कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके के रूमर्स फैलाते हैं। मस्ती, ब्रेन वॉश करना, मैं वही बता रहा हूँ। तेल धब्बा रणनीति, ठीक है। कैडर भर्ती और प्रशिक्षण प्रदान करना, मैं वही बता रहा हूँ। ट्रेनिंग देते हैं भाई, प्रॉपर एकदम प्रॉपर भर्ती निकलती है, सैलरी दिया जाता है, सब कुछ होता है। धन के स्रोत क्या होते हैं इनके? अपहरण करना, जैसे बहुत सारे नेताओं को अपहरण कर लिया जाता है। डकैती करना, लूटपाट करना, जबरन वसूली करना, तस्करी, अवैध व्यापार, विदेशी फंडिंग। जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा था भाई, तो वो बोलते हैं कि ये क्या होता है कि गांव-गांव घूमते रहते हैं। तो ये जैसे मान के चलो कि एक गांव में आए, तो एक गांव के जितने भी परिवार हैं, सब लोग इनको जो भी है इनके पास, कोई पैसा दे रहा है, कोई खाने का सामान देगा,
तो इस तरीके से राशन कलेक्ट करते हैं, फिर 1 महीने के लिए निकल जाएंगे, फिर दूसरे गांव में जाएंगे। तो इनको ऐसे सहयोग मिलता है, कोई पैसों से सहयोग कर रहा है, तो मतलब बहुत खतरनाक सिस्टम बना हुआ है इनका। माओवादी से युद्ध में सुरक्षा बलों की मुश्किलें क्या है, मतलब जितने भी आर्मी के जवान हैं उनको क्या दिक्कतें होती हैं। अपेक्षाकृत अपरिचित भूभाग तो मैंने बोला ही था कि भाई सभी की बात है, कोई आदमी 1 साल में कैसे सीख जाएगा भाई, जो वहाँ पे नक्सलवादी 25-30 सालों से रह रहे हैं। सद्भाव रहित स्थिति में रहे और लड़ना, मतलब सभी सी बात है कि एक तो आप वहाँ के फेमिलियर नहीं हो, दूसरी बात आपका जो वहाँ के लोकल लोग ना वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में युद्ध लड़ना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे सस्पेक्टिव नज़रों से देखा जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ आपकी जो जनता वहाँ को आपका जैसा देख रही है कि आपको सहयोग करे, नहीं, उनकी नज़रों में खून रहता है कि भाई इन्होंने हमारे साथ गलत किया है। अगली कार्रवाई कब, कहाँ और कैसे होगी, इसको लेकर सदा अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। इसलिए देखो ना कि आज पता लगा कि सुकमा में लोग जा रहे थे, आर्मी के जवान, नीचे RDX फट गया, लोग मर गए, कुछ भी नहीं पता कब मर जाएंगे। नक्सली अत्याचार की घटनाओं के बाद उनके आकलन में कमी होती है, ठीक है भाई, वो कितना क्या करेंगे। मूवी देखा था, मतलब उसमें पुलिस वाले सोचे भी नहीं थे कि पूरा ख़त्म करके चले जाते हैं, मतलब नक्सली उस तरीके से। स्थानीय आबादी में नक्सलियों की सटीक पहचान में मुश्किलें, अब सभी सी बात है, मिले जुले लोग होते हैं। आज माने चाहिए चलो कि बहुत बड़ा नक्सली है, सोचो सरकार के पास इन्फॉर्मेशन से ली है कितने कौन है, अब वो नॉर्मल परिवार में जाके मिल गया, अब कैसे पकड़ोगे आप। यही सेम केस स्टडी क्या 2024 में पूछी है, अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या डिसीजन लोगे। सेम केस स्टडी। परिवार से लंबे समय तक अलगाव या परिवार की उपेक्षा झेलना, अब भाई सभी सी बात है, जो पुलिसकर्मी होते हैं, अब बेचारे कोई राजस्थान का है, वहाँ पे पड़ा छत्तीसगढ़ में, सरकारें आने नहीं देती, तो मतलब मेंटली भी तो टॉर्चर हो ही जाता है ना उसका। ID से गुटभेद और घात लगाकर किए गए हमलों के शिकार होना, तो वही बता रहा हूँ कि कभी भी बम छोड़ जाते हैं रास्ते में, डायरेक्ट वहाँ पे भी अटैक कर देते हैं। वाम चरम पते से निपटने में प्रशासनिक मुश्किलें क्या है। माओवाद के विरुद्ध संघर्ष में कमज़ोर मूलभूत ढांचा, ठीक है, संचार एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी है, मुख्य कारण ये है। सोचो इनके पास सड़कें नहीं हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं होता है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क पकड़ता ही नहीं, इतने गहरे गहरे जंगल होते हैं। ट्रेन जो पर्सन है उनकी कमी है। प्रशासनिक गतिविधियों का अभाव है। नक्सलियों को आधुनिक हथियारों विस्फोटों तक पहुँच होना, सोचो कि बाहर से आराम से चाइना वाइना ये देश सपोर्ट करते हैं इन लोगों को, पुलिस वालों के पास ऐसे हथियार नहीं होते जो इनके पास होते हैं। विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों के बीच समुचित सहयोग की कमी, तो ये पॉइंट अपन पहले उधर भी देख चुके हैं। केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस के बीच व्यावसायिक और आपसी समझ की कमी होती है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आत्मसमर्पण, बातचीत और शासकीय नीतियों के ऊपर विभिन्न राज्य सरकारों के बीच विद्यमान मतभेदों को माओवादी फ़ायदा उठाते हैं। इसमें वही बता रहा था कि जैसे मान के चलो कि आंध्र प्रदेश सरकार इस मामले में लिबरल है, तो वो लोग आंध्र प्रदेश में भाग के चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कठोर स्टेटमेंट लिया तो वो उधर भाग के चले जाएंगे, फिर वो उधर उठाएंगे तो इधर भाग के आ जाएंगे। स्थानीय जनता के सहयोग का अभाव, भौगोलिक ज्ञान, तो पुलिस वालों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। एक तरफ राज्य पुलिस के आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की कमी है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय सुरक्षा बलों में परिणाम प्रतिबद्धता का अभाव है, क्योंकि मोटिवेशन नहीं है ना उनके लिए। भाई चलो ठीक है, हम यहाँ पे कुछ काम कर लेंगे, पता लगा उनके तो फिर उठा के कहीं और फेंक देंगे, तो वो भी दिक्कत रहती है। राज्य की बीच सीमाओं को लेकर मतभेद के कारण सीमाई क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था और निगरानी तंत्र कमजोर दिखाई पड़ता है। देखो जैसे मोस्टली फिल्मों में देखा होगा आपने कि ये भाई तुम्हारे राज्य का है, ये हम नहीं देखेंगे ये। और ऐसे केस स्टडी यूपीएससी ने भी पूछा है कि एक अपराधी है कि वो दूसरे राज्य में चला गया है, अब वो अपराधी इस राज्य का था, तो उस राज्य का तो अपराधी है नहीं, तो पुलिस वाले बोलेंगे हमारे तो हमें क्यों पकड़े, हम इसको हम क्यों मुसीबत को ले। तो मतलब ये दिक्कतें होती है भाई, सब कोई बचना चाहता है कार्य से। संचार जाल के कमजोर होने से सुरक्षा बलों, एजेंसियों और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर संवाद और तालमेल बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क जब तक अच्छा नहीं होगा ना, आपके गुप्तचर सिस्टम अच्छे नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते आप। नक्सलियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई करने में मानवाधिकारों का प्रश्न सामने आता है, मैं वही बता रहा था। देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने मानवाधिकारों, जनजातीय अधिकारों, समतावादी समाज आदि के मुद्दे पर नक्सलवादी आंदोलन का समर्थन किया। इससे नक्सलवाद का वैचारिक आधार विस्तृत तथा मजबूत होता है। सभी जब टीवी पे आने लग जाएगा तो लोगों की संवेदना तो सभी ऐसी ऐसी चीज़ें माइंड वॉश करने दिखाई जाएगी कि पुलिसकर्मी ने ये किया। अरे ऐसा नहीं होता है, वो बात सही है, परंतु ये सोचो कि वो लोग किस लेवल पे गलत काम करते हैं। पुलिस वाले ऐसे भी गलतियाँ होती है, पर सोचो वो लोग भी कितने गलत लेवल पे काम करते हैं ना। नक्सली मुद्दे पर भारत में राजनीतिक दलों, नेतृत्वकर्ताओं के बीच कुछ मतभेद देखा जाता है। इससे नक्सलियों के विरुद्ध सतत और ठोस कार्रवाई करने में बाधा आती है। मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल भाई,
उस दल का सोचेगा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, दूसरी सरकारें आ जाती है तो इसीलिए भाई तो प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे व्यक्ति या नक्सलवाद, ये तो अपन पढ़ ही लिए थे, ठीक है फटाफट देख लो एक बार। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो अपने अधिकारों या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था में विश्वास न करके हिंसक गतिविधियों को सहारा लेते हैं, उग्रवादी कहलाते हैं। उग्रवादियों की कार्यप्रणाली और रणनीति के पीछे जिस विचारधारा का हाथ है उसे उग्रवाद या नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा वर्ग संघर्ष पर आधारित है। नक्सली हिंसक गतिविधियों के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने और अपनी विचारधारा का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भारत में नक्सलवाद माओवादी विचारधारा पर आधारित है। इसका अंतिम उद्देश्य संघर्ष के माध्यम से मौजूदा सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था को हटाकर, मैं बोला ना पैरेलल सरकार तैयार करना, एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना, जिसे नक्सलवादी ने जनता की सरकार का नाम दिया है। सच भारत में नक्सलवाद की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से हुई। यहाँ वर्ष 1967 में चारों मौजूदार और कानून सान्याल की अगुवाई में एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। एक मूवी भी बनी है, देखना, मैंने देखी है ये मूवी, मतलब स्टार्टिंग फेज आप देखोगे तो। अब भाई फ्यूचर में क्या करना चाहिए सरकार को, अब जो इसमें कर भी रही है, ठीक है। विकास रणनीति सबसे पहला तो ये होना चाहिए, डेवलपमेंट को बढ़ावा दो। तो उसमें क्या करना है, सड़क निर्माण योजना, कौशल विकास योजना, तो यहाँ पे एक रोशनी करके चलाया जाता है एक प्रोग्राम, तो मतलब कि वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दो, स्किल दो, जॉब भी दो साथ में। आदर्श संरचना का विकास करो, नियमित चुनाव करवाओ, एकीकृत एक्शन प्लान 88 नक्सल प्रभावित जिलों के लिए, स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना, पैसा एक्ट को लागू करना, जनजातीय अधिकार दिए जाना, ये चीज़ याद रखना। सामाजिक बहिष्कार संदेश मॉडल, ये बहुत अच्छा है कि जिनका नक्सलवादियों को परिवार पाया जाएगा उनको साइड में कर दो। तीव्र विकास की योजना से लाइक आसार द्वार मॉडल, वन अधिकार 2006 के अंतर्गत अधिकार पत्र का वितरण करना, राजनीतिक सुरक्षा और निरंतर सामाजिक आर्थिक विकास, स्थानीय ठेकेदारों के बजाय सीमा सड़क संगठन BRI जिसे सरकारी एजेंसियों सड़क निर्माण में लगाना एक अल्पकालिक उपाय हो सकता है। राजनीतिक दलों को नक्सल क्षेत्र में अपने कैडर को मजबूत करना चाहिए ताकि नवयुगों नक्सल के हिंसक मार्गों से दूर रखा जा सके। राज्य की सकारात्मक कार्यवाही, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विकेंद्रीकरण व लोकतंत्र सहभागिता होना चाहिए। समावेशी विकास के लिए राज्य के विभिन्न विभागों में समन्वय कोऑर्डिनेशन, राज्य पुलिस व अन्य विभागों के बीच सहयोग होना चाहिए। केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय हो और संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपाय भी, जैसे भूमि सुधार जैसे उपाय भी अपनाने चाहिए। तो ये तो हो गया विकास का मॉडल, विकास रणनीति आपका। दूसरा क्या है, सुरक्षा रणनीति। भाई आपको सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले राज्य पुलिस को प्राथमिकता देनी होगी और राज्य पुलिस का सुदृढ़ीकरण करना होगा, क्षमता का विकास करना होगा। सुरक्षा बलों को पैसे व प्रभुत्व, जो बहुत ट्रेंड लोग हैं उनको वहाँ पे भेजो। नक्सली गढ़ों में सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि करना, हथियार व तकनीकी उपकरणों का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन करना, क्योंकि पुलिस वालों से ज़्यादा मॉडर्न उनके पास वेपन पाए जाते हैं, तो सभी तो पुलिस वालों के भी तो वेपन्स होने चाहिए ना। संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का विकास करना। पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण, आंध्र प्रदेश के ग्रे हॉर्न की तर्ज पर विशेष रूप से प्रतिष्ठित विशेष टास्क फोर्स का निर्माण करना। मतलब सोचो कि स्पेशल इसी के लिए कोई यूनिट बना दो, तो बनती है ऐसे, तो याद रखना कि इस तरीके से करना पड़ेगा। राज्य की स्थानीय सात सूचना यूनिटों का निर्माण मजबूत बनाने पर विशेष जोर करना ताकि लोग आप पुलिस के सपोर्ट में आए, वो इन्फॉर्मेशन दे। अंतर्राज्यीय समस्या होने के कारण राज्यों को एक सामूहिक प्रयास का रास्ता अपनाकर समन्वित कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की गांव सुरक्षा समिति की तरह स्थानीय प्रतिरक्षा दल की प्रोत्साहन देना। दंडकारण्य क्षेत्र में अंतर्राज्यीय पुलिस समन्वय करना। केंद्रीय सुरक्षा बलों व राज्य के बीच बेहतर कमांड नियंत्रण और सहयोग की। बारूद की उपलब्धता पर सख्त नियंत्रण और सक्षम और योग्य पुलिस अधिकारियों को नियुक्ति। समुचित प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके सैलरी वही मिल रही, नहीं, ज़्यादा मिलनी चाहिए। और इच्छा अनुसार स्थानांतरण करना और केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देना होगा, तभी जाके होगा। ये वही GIS मैपिंग करना ताकि उनका लोकेट किया जा सके। तकनीकी इंटेलिजेंस व लोकल ग्रुप की सहायता को बढ़ावा देना। थाना, चौकी, पोस्ट और बटालियन की संख्या बढ़ाकर स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी को सुदृढ़ करना। मतलब ये बोल सकते हैं कि सर्विलेंस सिस्टम को बढ़ावा दो, तो उसके लिए पुलिस चौकियाँ बढ़ानी पड़ेगी। आधुनिक हथियारों का प्रयोग करना, विशेष कोबरा बटालियन, एकीकृत कमांड बनाना। ठीक है, अब अगला है मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सारे पॉइंट तो कई एग्जाम में लिखने लायक नहीं है, पर बस ये मेन पॉइंट याद रखना। विकास रणनीति, तो इसमें भाई डेवलपमेंट को बढ़ावा दो। ठीक है, ये सुरक्षा वाला हो गया था, सुरक्षा रणनीति। ये इस तरीके से लिखोगे तो आपको आंसर बहुत अच्छे मिलेंगे। मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आत्मसमर्पण नीति होती है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, रिवर्स ब्रेन वॉश करोगे, सुरक्षा एंड रोजगार प्रोवाइड करोगे, उनको पुनः स्थापित करने का प्रयास करोगे, मजदूरी से
में नक्सली विचारधारा, देखो 2 चीज़ें याद रखना, मतलब ये तो ना कि गुड और बैड। तो मतलब नक्सलियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो ज़बरदस्ती परिस्थितियों, बेरोजगारी के कारण बन जाते हैं, तो उनको तो आप वापस से लाने का प्रयास करो, उनका रिवर्स ब्रेन वॉश करो, सुरक्षा रोजगार दो, पुनः स्थापित करने का प्रयास करो। तो ये हो गया मजबूरी में जो बने हैं। पर जो विचारधारा है भाई, उनको भाई पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित करना है, तो उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की रणनीति होनी चाहिए। सीधा उड़ाओ, उनको मारो, सीधे सी बात है। एक मौका दो, बदलना चाहते ठीक है, नहीं बदलना चाहते फिर ख़त्म करो। कॉन्फिडेंस बनाओ, ठीक है। प्रभावशाली रूप से निरंतर मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन को बढ़ावा दो। मीडिया और जन अनुमति प्रबंधन करो, ठीक है। सरकारी व्यवस्था में लोगों के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रशासन को विस्तृत तौर पर आम जनता, समाज तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंध, वही ये सुशासन लाने का स्थापना करना चाहिए, तभी जाके होगा। प्रशासनिक उपाय, देखो याद है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रशासनिक उपाय इसमें है अभी समाधान रणनीति। अभी जो आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर में डेली, वो इसी के तहत चल रहा है। ये सारा प्रोग्राम यही है, अभी सरकार का मेन मॉडल यही है, समाधान रणनीति। इसमें एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, तीक्ष्ण नेतृत्व, स्मार्ट पुलिसिंग और नेतृत्व करना। ए का मतलब है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, आक्रामक रणनीति। अगर वो भी लोगों मारे तो आप भी मारिए, बस फिर नहीं सोचना। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, अभिप्रेरण और प्रशिक्षण, जो वहाँ लोग लगे हुए हैं उनको मोटिवेट करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। ए का मतलब है कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी, एक्नॉलेजेबल इंटेलिजेंस, मतलब आपको इंटेलिजेंस पे अर्जित करनी होगी। डी का मतलब है डैशबोर्ड, बेस्ट मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए, ठीक है। की रिजल्ट एरिया होने चाहिए और नियंत्रण बोर्ड आधारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक और मुख्य परिणाम के क्षेत्र हो। तो यार अगर एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, पर बस इतना याद रखना। ये पूछ भी सकता है ऐसे, कोई यूपीएससी भरोसा नहीं, पर फिर भी ठीक है, नहीं पूछेगा इतना। पर हाँ, ये समाधान रणनीति जरूर लिख के आने। अब देखो एच का मतलब है यहाँ पे हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का दोहन करना, मतलब प्रौद्योगिकी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। जैसे मान के चलो कि आप रोबोट्स का यूज़ करना, या मान के चलो कि आजकल ये है ना ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। ये का मतलब एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, प्रत्येक रंगमंच के लिए कार्य योजना होनी चाहिए। एन का मतलब है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, विद पोषण के लिए कोई पहुँच ना हो। मतलब उनको अब मतलब जैसे होता है ना कि भाई वो मजबूत किससे बन रहा है। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति का शरीर कैसे बढ़ता है, भाई खाना मिल रहा है उसको, हवा अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो शरीर बढ़ेगा। तो वैसे नक्सलवाद किस तरीके से बढ़ रहा है, भाई उनके पास पैसे आ रहे हैं, हथियार आ रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल करो। तो विचारधारा के लिए ब्रेन वॉश करो। इस तरीके से मल्टीपल फैक्टर काम, इसका यही है ना, ये बहुत मल्टीपल अप्रोच है भाई, इसीलिए काम भी कर रही है। अन्य उपाय क्या है, वित्तीय समर्थन को अवरुद्ध करना, जब वसूली विरोधी विशेष तंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक सेल की संस्था, मतलब सवाल की बात है, जो भी इनके जो मान के लूट के लेते हैं, बाहर से पैसे मंगवा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, तो उन पर सब पे प्रतिबंध लगाओ। लोगों के दिलों को जीतने के लिए यथार्थ रूप से प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। अपराध न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार, समय पर कानूनी कार्रवाई, ठीक है। मतलब सवाल की बात है, लोगों जब जस्टिस नहीं मिलता तभी तो इन लोगों के पास जाते हैं ना, तो भाई उस सिस्टम को सुधार करो। समर्पण और प्रभावी पुनर्वास योजना, जिसमें उनके परिवारों को उपयुक्त देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित हो। मतलब जो लोग छोड़ के आ जाते हैं नक्सलवादियों को, बहुत बार नक्सलवादी उनको मार देते हैं, तो उनका सेफ्टी भी ज़रूरी है, उनको रोज़गार मिले, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो देखना अभी मतलब जैसे आप देखना कि इसमें ऐसा रहता है कि भाई इतने ये नक्सलवादी अगर आप परिवार में वापस आता है तो उसको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने परिवार को अच्छा कर सके। आदिवासी सुरक्षा और विकास संबंधी कानूनों का बेहतर अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कुछ मतलब केस स्टडीज है, आप लिख सकते हो एग्जाम में, ऐसे में यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। संदेश, जैसे बिहार वहाँ सक्सेसफुल रहा है, जहानाबाद बिहार में आसादार योजना सफल रही। ऑपरेशन ग्रीन हंट जो आंध्र प्रदेश का था, ठीक है। सलमा जुडुम ये भी सक्सेसफुल रहा। एकीकृत कमान ये सक्सेसफुल रहा, आंध्र प्रदेश के ग्रे हॉर्न मॉडल। ये मतलब कुछ केस स्टडी है जो सफल रही। तो ये ऐसे ही है, ज़्यादा इतना बस एक बार पढ़ लो, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या थी, प्रभावशाली समर्पण और पुनर्वास नीति थी। इन्होंने सबसे पहले ये काम किया। पुलिस नेतृत्व की संस्कृति, लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ावा दिया, मूलभूत सुविधाओं का विकास किया, स्थानीय इलाकों के संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठा की, नक्सल विरोधी ऑपरेशन में आधारित लोगों को शामिल किया जाना, पुलिस द्वारा अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना, बेहतर आसूचना समन्वय मूल्यांकन करना, स्थानीय सूचना पर आधारित ऑपरेशन, तब जाके सफल हुआ है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी है, अब ये सब इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है, एक बार पढ़ के साइड में कर देना।
ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इतना, क्योंकि यूपीएससी आप देखो एग्ज़ाम में लिखने के बहुत कम शब्द होते हैं। चलो मैंने उस टाइम बनाए थे एक भाई कोई भी चीज़ छूट ना जाए उस तरीके से, पर ये कोई मतलब है नहीं वैसे। राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 सुरक्षा संबंधी परिव्यय योजना, सांप्रदायिक पुलिसीकरण, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, पुलिस थानों के लिए बंदी समर्थ विशेष आधारभूत संरचना योजना, पुलिस थानों के सुदृढ़ीकरण योजना, वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन योजना के लिए केंद्रीय सहायता, मीडिया योजना, सड़क आवश्यकता योजना। सरकार को भी नहीं पता होगा कि हम इतनी सारी चीज़ें चला रहे हैं तो ये भी बहुत बार दिक्कत होती है कि बहुत मल्टीपल स्कीम चल जाती है तो फिर उसके उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं। सड़क संपर्क परियोजना 2016, मोबाइल परियोजना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नागरिक कार्रवाई का कार्यक्रम, रोशनी योजना ग्रामीण मंत्रालय के है। समन्वित कार्य योजना, सबसे पहले उग्रवाद और नक्सलवाद के पनपने के कारण पर विचार करें। डी बंदोबस्त समिति की अनुशंसा का पालन करें, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा छाट सकते हो। इंडिया रिजर्व बटालियन का गठन करना, जन शिकायतों का प्रभावी निराकरण, समन्वित वितरण तंत्र के लिए प्रशासनिक मशीनरी का सुदृढ़ीकरण, पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील बनाना, ये अच्छे पॉइंट है। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को त्वरित एवं प्रभावी सूचना तंत्र, खुफिया एवं खुफिया नेटवर्किंग, मोबाइल टावर प्रोजेक्ट, ताकि नेटवर्क अच्छे से काम करेगा तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। वित्तीय समावेशन, बैंक शाखाओं को विस्तार करना पड़ेगा, एटीएम लगाने पड़ेंगे, बैंक साथी, याद करो यूपीएससी में पीटी में क्वेश्चन पूछा था। सीपीआई माओवादी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पैसा एक्ट 2006 को बढ़ावा देना चाहिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करना, C64 बस्तरिया बटालियन छत्तीसगढ़, ऑपरेशन प्रहार, सिविक एक्शन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाता है, चिकित्सा शिविर आयोजनों को बढ़ावा, दवाइयों को वितरण किया जाता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण में मानव संसाधन का विकास किया जाता है, सहकारी कृषि, हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता दी जाती है, नक्सल रोधी अभियान, आसूचना तंत्र सुदृढ़ीकरण, वामपंथी उग्रवाद डिवीजन का गठन, बेहतर अंतर समन्वय, राज्य समन्वय होना चाहिए। अब इतने सॉल्यूशन दे दिए चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे पढ़ चुके सब। देखो सुरक्षा उपाय वही है, सुरक्षा बलों को, एक मिनट, इतना पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है फिर पता होना चाहिए। सुरक्षा बलों को सटे साठियम समारक्षित का सिद्धांत अपनाना चाहिए। पुलिस को मतलब इस बल पे मतलब काम करना चाहिए। केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों को विशेष प्रशिक्षण गुरिल्ला युद्ध प्रदान किया जाना चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को व्यापक तैनाती की जाए ताकि संख्या अधिक होने पर नक्सलियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। ये बात तो सही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पुलिस वाले 10 हैं, हम 100 है, तो सब ऐसी बात हावी रहेंगे, और वहीं पुलिस वाले 200 हो जाएंगे, वो 100 रहेंगे, तो ऑटोमेटिक दबाव बढ़ेगा। नक्सल समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माण और कार्रवाई में राज्य को विश्वास में लिया जाना चाहिए। इसके लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक हो। इस संदर्भ में केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों को सभी प्रकार की मदद मुहैया कराएं। ये बात भी सही है, ऐसा नहीं हो कि सेंटर से अपोजिटिव पार्टी है तो हम नहीं करेंगे उसको सुरक्षा बलों को आधुनिक संचार और तकनीकी उपकरण, हथियार तथा अन्य रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाए, साथ ही उन्हें बेहतर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित किया जाए। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं को त्वरित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित आसूचना तंत्र विकसित किया जाए। इसके साथ ही नक्सलियों के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रशिक्षित खुफिया तंत्र विकसित। तो वही है कि आपको करना ही पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो देखो ना, खुफिया तंत्र जब तक काम नहीं करता ना, तो खुफिया तंत्र क्या करता है, एक तो आने वाले खतरे हैं उससे बचाती है। दूसरी बात, अगर आपको टारगेट करना है तो उससे भी भाई उनको पूरा आइडिया दे देते कि यहाँ पे छुपे हैं, इनका ये ऐसा मूवमेंट होता है। जब तक ये चीज़ें नहीं होगी तो आप कैसे अटैक कर लोगे भाई विकासात्मक उपाय क्या है? सरकारों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आर्थिक विकास गतिविधियों को विशेष बल देना चाहिए। जंगल जमीन पर स्थानीय लोगों को प्राथमिक अधिकार हो, ये बात एकदम सही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का उचित लाभ स्थानीय आबादी को मिले, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नक्सलियों और स्थानीय आम आबादी को, विशेषकर युवाओं को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। इसके लिए राजनीतिक सत्ता का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन पर विशेष बल देना होगा। स्थानीय आबादी की राजनीतिक शक्ति और सहभागिता बढ़ने से सरकार और प्रशासन के प्रति उनका प्रतिरोध कम होगा। दूसरी बात, इस सिस्टम पर विश्वास बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखना, सबसे मेन चीज़ तो ये है। क्या होता है कि उनको लगता है कि भाई पहला गवर्नमेंट करना पे, जब वो खुद सोचो कि खुद सिस्टम में आएंगे तब उनको लगेगा अच्छा ये समस्याएं होती है, कार्य करने में थोड़ा देरी होती है, अचानक से कोई भी काम नहीं होता है। तो मतलब उनके अंदर पैसेंस आएगा, चीज़ों को समझेंगे क्या क्या लूप फॉल्स होते हैं। फिर जो उनके अनुभव होते हैं, निजी अनुभव, वो चीज़ों को और अच्छा बनाने में प्रशासन की मदद करेंगे। तो मेरा मानना कि ये चीज़ें एक होता है ना कि देखो, इंटीग्रेशन की जो अप्रोच होती है वो बहुत अच्छी होती है हमेशा। तो लोगों को शामिल जब करते जाओगे तो सारी चीज़ें अच्छी होती जाएगी। ठीक है, अब देखो ये अपन ने पढ़ा, अब देखो इसमें से बहुत सारे सॉल्यूशन पॉइंट है, वो आतंकवाद के लिए भी काम करेंगे, पर कुछ आतंकवाद की अलग अप्रोच होती है। तो ये चीज़ याद रखना, दोनों का अलग अलग है। चलो ठीक है, कल फिर आतंकवाद करेंगे। आज यहीं तक।
कल से करते हैं शुरू अच्छे तरीके से, 2-3 घंटे करेंगे तब फटाफट कंप्लीट करेंगे इसको। मैं 30 तारीख तक कंप्लीट कर दूंगा इंटरनल सिक्योरिटी, फिर 1 जुलाई से अपन एकदम अच्छे से देखते हैं। एथिक्स पढ़ूंगा, शायद एथिक्स पढ़ाना शुरू करूँगा। किसी को कुछ पूछना तो पूछो, और जाके आज नक्सलवाद की क्वेश्चन जाके देखो 2013 से लेकर 2024 तक, उन पर लिखने का प्रयास करो। सारे पॉइंट, एक ही पॉइंट नहीं छोड़ा हूँ जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा हो उन्होंने। और आज लिखो नक्सलवाद का क्वेश्चन। किसी को पूछना है? सर जैसे क्वेश्चन आंसर जब लिखते हैं तो जब क्वेश्चन का स्टार्टिंग में पृष्ठभूमि बनाते हैं, फिर उसका आयाम के हिसाब से सोचते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, तो ऊपर लिख देना मतलब ज्यादा सही रहेगा या फिर माइंड में रखना सही रहेगा कि हाँ हम सामाजिक पॉइंट बता रहे हैं? नहीं, लिख सकते हो ना, जैसे मान के चलो कि आप कोई पॉइंट बता रहे तो आर्थिक लिख दो, फिर उसके बाद वो पॉइंट लिख दो, फिर सामाजिक लिख दो, तो उसमें ऐसे एरो करके आर्थिक पॉइंट लिख दो, सामाजिक में ऐसे लिख दो। जितना ज़्यादा क्लियर करोगे एग्जाम के लिए, एग्जामिनर के लिए, उतना अच्छा होगा ना, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप अपने माइंड में रख के क्या करोगे उसको? ऐसे में भी सर मैं एक ऐसे लिख रही थी तो ऐसे में भी आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे मैंने रवि सिया की कॉपी देखी ना, तो वो क्या करता था अच्छा। कि बंदा कि जब भी पैराग्राफ चेंज कर, जैसे मान के चलो कि वो अभी मान के चलो आर्थिक पॉइंट लिख रहा है, तो फिर वहीं पे वो लिखेगा कि अब हम सामाजिक क्षेत्र की तरफ भी इसी चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं, तो हो गया उसका एंगल। फिर आगे जाएगा राजनीतिक क्षेत्र में देखने का प्रयास करते हैं, ऐतिहासिक क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ होगा तो हाँ, वो एग्जामिनर के लिए ईजी पड़ता है। अब फिर दूसरी बात, एग्जामिनर को आइडेंटिफाई करने में ईजी, भाई इस बंदे ने इतने डायमेंशन लिखा, तो आपको मार्क्स देने में ईजी रहता है। जैसे मुझे लगा कि सिर्फ हम माइंड में रखना है कि हाँ हम ये लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जितना ईजी करोगे एग्जामिनर के लिए उतना अच्छा होगा, ये चीज़ याद रखना। किसी किसी टॉपर का तो नोट्स में मैंने ऐसे जैसे विजन का और एक दो और डाला हुआ था, एक मोहन मंगवा ऐसे करके किसी किसी का कॉपी देखा, उसमें पता है जो साइड में ऐसा जगह नहीं छोड़ा हुआ रहता है रिमार्क के लिए, उसमें मैंने देखा कि प्रॉपर साइनॉप्सिस बना हुआ था। सर उतना टाइम 20 क्वेश्चन के बाद मिल गया होगा तब तो उन्होंने साइनॉप्सिस भी बीच में वो जो जगह था दोनों तरफ साइड वाले, उसमें साइनॉप्सिस टाइप का बना हुआ था। वो धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लो। एक दिन में सब चीज़ें नहीं होती है, एक टाइम के बाद सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो पर करना तो यही पड़ेगा ना, तभी तो लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सर मैं देख ही रही थी 2-4 लोगों का कॉपी कि हाँ कैसे कैसे दोनों में अंतर उन्होंने लिखा है। वही चीज़ कीजिए तभी काम होगा। तो धीरे धीरे अभी तो पहले क्वेश्चन की डिमांड समझना शुरू करो, पहले तो यही काम करो। धीरे धीरे लिखने की आदत डालो तो धीरे धीरे देखो एक दिन में महारत शैली हासिल कर लोगे। टाइम लगता है भाई चीज़ों में, एक दिन में सब कुछ नहीं होता, ये चीज़ याद रखना। और हाँ, ये है कि डेली लगे रहोगे, अच्छे से प्रयास करोगे तो बहुत आगे जो चीज़ें सोच रहे हो ना कि वो टॉपर कैसे कर लिए, वो आप भी करने लग जाओगे। ये चीज़ याद रखना, ठीक है? और किसी को पूछना तो पूछो फटाफट। कहाँ से शुरू करें इसका? एनसीईआरटी से ही कि क्या? ये यूपीपीसी से कहाँ से शुरू करें? एनसीईआरटी से कैसे शुरू करें? नहीं, उसके लिए आपको घटना चक्र ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो उसका एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। घटना चक्र ले लो उसका, उसके लिए वो फ़ायदा है। चक्र कैसे नोट्स को करेक्ट की जाती है? क्या हो गया? करेक्ट क्या तो आता है कि मतलब नोट्स आते हैं जीएस की बेस पे? नहीं, उसमें कुछ तो दिए भी रहता है और क्वेश्चन दिए रहते हैं। जितना देखो पीसीएस में इतना ही, जितना ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा फ़ायदा रहता है। कि फैक्चुअल पूछता है ना, यूपीएससी तरह नहीं क्वेश्चन नहीं बनाता वो। आजकल तो थोड़ा फिर भी जरूर कर रहा है यूपीएससी, थोड़ा बहुत कर रहा है आजकल। वो तो ई दृष्टि मैगजीन है, वो तो वो पढ़ना। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा फ़ायदेमंद है, नहीं, वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, ये चीज़ याद रख लेना। जीएस के लिए क्या पढ़े? क्या? जीएस के लिए क्या पढ़े फिर उसमें? अभी तो घटना चक्र पढ़ना शुरू करो, सबसे पहले तो वही करो। घटना चक्र ले लो तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। और जैसे पॉलिटी लेते हो लक्ष्मी गांधी पढ़ना है तो उसका तो फिक्स हो गया। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वही विपिन चंद्रा पढ़ो,
ठीक है, या स्पेक्ट्रम पढ़ो, जो भी है आपके पास जो है स्पेक्ट्रम पढ़ो, वो पढ़ो। उसके बाद में आपके पास एंशिएंट मिडिवल के लिए तो मेरा मानना है कि जैसे दृष्टि का अच्छा बुक है, वो थोड़ा फैक्चुअल टाइप से रहता है, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये नहीं, एक मैं बुक बताऊंगा, थोड़ा मोटी बुक है, वो पढ़ लेना, वो ज़्यादा अपन लेंदी है, परंतु वो काम हो जाएगा पीसीएस का, ये चीज़ याद रखना, तो वो कर सकते हो आप। मतलब ये है कि थोड़ा अप्रोच अलग होता है, यूपीएससी की तरह नहीं है इसका अप्रोच। आप सोचोगे एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं, ये फैक्चुअल पेपर है ना, अलग है एकदम, बिल्कुल अलग पेपर है, तो ये चीज़ याद रखना आप। हाँ, मेंस की तैयारी तो इसी आधार पे करो, मेंस का तो उधर भी नक्सलवाद के क्वेश्चन देखो, आज लिखो, उसके लिखने का प्रयास करो। अभी आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया तो इसका आंसर लिखना शुरू करो उधर यूपीपीसीएस में, वो उधर तो बहुत इजी आते हैं, अपने नोट से वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आराम से लिख सकते हो आप। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल, करेंगे रेगुलर क्लासेस करेंगे, शुरू करते इसको ख़त्म करना है फिर। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।